नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स, कई बार ऐसे ऐसे निर्णय दिए जाते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि क्या करें, सर पीटें या बाल नोचें। आज एक इसी प्रकार का निर्णय, अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी ये एक सुझाव है। अब आप कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक निर्णय देने वाली संस्था है, वो कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार कोई निर्णय लेती है या कि वो सुझाव देती है, वो क्या करना चाहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सिविल सूट की जो केरला सरकार ने लगाया केंद्र सरकार के विरुद्ध, ये कहते हुए कि साहब कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हमें अलग से सहायता दी जाए और स्पेशल पैकेज दिया जाए इत्यादि इत्यादि। तो भाई उस पर सुप्रीम कोर्ट आज कहता है कि भाई भारत सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर विचार करती। अब आप और हम सब जानते हैं कि भाई कानून है, एक एक्ट बना हुआ है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, और उस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंतर्गत सारी लिमिट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की हुई है कि भाई कोई भी स्टेट जो है वो अपने फिस्कल डेफिसिट कितने सीमा में मैनेज करेगी और वो कितने बारोइंग करेगी, किस प्रकार से अपनी रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल करेगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जो स्टेट्स हैं वो पूरी तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल ना हो जाए। अब एक ये एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत जो बोरोइंग लिमिट है वो भारत सरकार ने ये कह के मना कर दी कि नहीं, अब हम आपको और बोरोइंग लिमिट नहीं देंगे, क्योंकि आपको यदि और बोरोइंग लिमिट दी भाई साहब तो आपका जो देनदारी है, जो ब्याज की देनदारी है वो और बढ़ जाएगी, तो फिर आपकी स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। इट इज़ बेटर दैट यू एक्सरसाइज प्रूडेंस नाउ, इस समय आप जो है वो इसको कंट्रोल करें। अब इस पे जो है बजाय इसके कि कानून के अनुसार कोई अपना निर्णय दे, कह रहे हैं कि साहब कि आप कंसिडर कीजिए। क्यों करें? मुझे तो लगता है केंद्र सरकार को तो यहाँ पर एक बिल्कुल स्टैंड ले लेना चाहिए। वैसे भी मोदी सरकार 3.0 आने वाली है और स्टैंड बिल्कुल ये लेना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्कीम दी हुई है उसके बाहर जाके, और जो लॉ बना हुआ है उसके बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। यदि देता है तो उसको मानने के लिए सरकारें बाध्य नहीं हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 दिया हुआ है कंप्लीट जस्टिस वाला, उसके अंतर्गत वो अपना डिस्क्रेशन यूज़ करने लगी है आजकल बहुत ज़्यादा। आपको हर महीने कोई आर्टिकल 142 का एक उपयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल जाएगा। अब इसका एक सही पूछिए तो कानून जिसको कहते हैं, लॉ जिसको कहते हैं, कॉमन लॉ जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर पूरी भारत की पूरी जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड है, जिसके आधार पर भारत के सारे कानून बने हैं, उसका एक बेसिक फंडामेंटल है। और वो फंडामेंटल ब्रिटिश सरकार के समय ही एक लॉर्ड हॉल्सबरी थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ है शार्प वर्सेस वेकफील्ड, ये 1886 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और उसमें रिपोर्टेड है वो। और उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था भाई जजेस के लिए, ये कहा था कि डिस्क्रिशन, जिसको हम डिस्क्रिशन कहते हैं ना, स्वविवेक जिसको कहते हैं, तो डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन, इट हैज़ टू बी लीगल एंड रेगुलर। अब समस्या ये हो रही है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना तो पुराने प्रेसिडेंट मानता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी मनमर्जी से इंटरप्रिटेशन करता रहता है, जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे। आप जो जजेस का केस है, जो जजेस कॉलेजियम केस है, जिसमें उन्होंने जजेस केस 1, 2, 3 करके और अपने आप को कॉलेजियम गिफ्ट कर लिया, वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। NJAC जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो बिल था, तो NJAC वाला जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला जो बिल था, उसको अपने ढंग से
स्वयं का इंटरेस्ट होते हुए भी उसको सुना। आपका खुद का इंटरेस्ट है। जो बैठे हुए थे उसमें जस्टिस खेहर, उनको बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, उसके बाद भी उन्होंने उसको टेकअप किया, सुना। होना तो ये चाहिए था कि उनको ये कह देना चाहिए था कि देखिए भविष्य में मैं कॉलेजियम का पार्ट बनूंगा। इस तरह के केसेस हमें आजकल अक्सर दिखाई पड़ते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहता। अब सरकारों की भी दुविधा है। आप ये देखें कि पार्लियामेंट जो है, अभी हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इनहेरिट किया है, लेकिन हमने साथ में कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। अब ये भी हमने क्यों किया पता नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो इंग्लैंड में चलता है वो उसमें कोई किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हिसाब से वो सिस्टम चलता है, ठीक चलता है। यहाँ पे आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और साथ में आपने कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक दूसरे के एडवर्स हैं, सही पूछिए तो। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन आपने एक सुप्रीम कोर्ट को बना रखा है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हम हैं, तो उसका एक इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि साहब की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। एनजेएसी जब बनाया तो उस समय गलती कर दी। एनजेएसी समय बनाते समय गलती ये कर दी कि भाई एनजेएसी आपने जब बनाया तो उसका एडजुडिकेशन आपने उसी संस्था के हाथ में क्यों छोड़ दिया, कुछ और बना लेते, कुछ और आप एक सुप्रीम काउंसिल बना लेते, या एक कोई फेडरल कोर्ट बना लेते, या आप कोई राज्यसभा की कोई कमेटी बना देते, कुछ उसमें कह देते कि भाई जहाँ जहाँ भी ऐसी समस्या होगी जिसमें जुडिशरी का अपना हित इन्वॉल्व होगा वहाँ पर ये मैटर जो है वो रेफ़र होगा एक इससे भी ऊंची बॉडी को। वो कर देते तो ये अपना केस जो है स्वयं नहीं सुन पाते, लेकिन वो नहीं हुआ। लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा। अब पार्लियामेंट के पास भी कंटेम्प्ट की पावर है, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको कभी उपयोग में नहीं लाया। अब आप ये देखें कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो रोज़ तोड़ते हैं, उसका रोज़ वायलेशन करते हैं। लेकिन आज तक आपने कभी सुना कि पार्लियामेंट ने कभी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया हो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी हाई कोर्ट के जज को? नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि वो जो है वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा बड़े खेद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा में नहीं रह रहा है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वयं भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो गार्जियन है। यदि अपने आप को कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ हैं उसका पालन करना उसकी स्वयं की भी इतनी ही अधिक जिम्मेदारी है जितनी और जो एलिमेंट्स हैं इस डेमोक्रेसी के उनकी। अब सुप्रीम कोर्ट सभी से पालन करवाता है किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट सभी से कहता है कि साहब आप अपनी एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, स्वयं नहीं करते। वॉलंटरीली कोई कर दे तो कर दे। जस्टिस गोगोई ने तो अपनी एसेट्स डिक्लेयर कर दी, लेकिन जो इस समय वर्तमान सीजेआई हैं उनकी एसेट्स आपको नहीं मिलेंगी, एक भी जज की नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों है भाई? आप सबके ऊपर बॉसिंग करते हैं, सबको उपदेश देते हैं, तो ये जो आ गया कि साहब कि नहीं आप केरला सरकार के लिए एक एक्सेप्शन कर दीजिए। क्यों कर दे? कानून में है क्या एक्सेप्शन का प्रोविजन? क्या आप कानून बनाने का आपको अधिकार है? 90% टाइम तो आप कह देते हैं कि नहीं 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 हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, हमारे पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर आप कभी कह देते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कर दीजिए ना, इसमें तो कंसिडर कर लीजिए ना। सरकारें भी जो है वो सोचती हैं यार काय को पंगा लो इनसे, करा देती हैं। बट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। समबडी सम टाइम हैज़ टू टेक अ स्टैंड। स्टैंड तो कभी ना कभी लेना ही पड़ेगा। केरला सरकार की यदि बात करें तो केरला सरकार ने अपनी स्थिति ये कर रखी है कि आज उनके पास अच्छा खर्चा काय पे करते हैं? ऐसी चीज़ों पे करते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। जो स्थितियां उन्होंने वहाँ बना रखी हैं, जिस प्रकार का ट्रेड यूनियनिज़्म वहाँ पर है, तो वहाँ पर कोई भी अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स रेवेन्यू बेस रोज़ घटता चला जा रहा है, उस पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उनको तो आपस में लोगों को लड़ाना है और ऊपर से लड़ा के आपस में वोट लेने हैं। इसके अतिरिक्त वो और कुछ सोचते नहीं। एग्रीकल्चर की बहुत वहाँ पे वैसे भी जो ज़मीनें हैं वो आधी तो पहाड़ों में हैं, और जो है भी वो जो क्रॉप्स उनके यहाँ होती हैं उनकी जो मार्केट की डिमांड है वो इतनी नहीं है। तो हर प्रकार से केरला जो है वो पिछड़ता चला जा रहा है, और उनका जो पूरा जो एक कम्युनिस्ट नज़रिया बन गया है, और कम्युनिस्ट नज़रिए का मतलब ये होता है कि उनके पास केवल अधिकार ही अधिकार है, कर्तव्य उनके पास कोई नहीं। और यहाँ पे भी वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी उनसे अपने कर्तव्य करने को नहीं कह रहा है, सरकार से कह रहा है, केंद्र सरकार से, जो कि अपना कर्तव्य जो है वो इतनी अच्छी तरह से निभा रही है, सभी जानते हैं। आज भारत की इकॉनमी जो है वो इतनी अच्छी स्थिति में है तो वो इसीलिए है कि केंद्र सरकार ने एक माइंडलेस खर्चे नहीं किए। उन्होंने जो भी खर्चे किए वो प्रोडक्टिव खर्चे किए। जो भी स्कीमें बनाई वो इस प्रकार से बनाई जिससे कि उनसे वाकई जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बढ़ सके और वो कंट्रीब्यूट कर सके देश की इकॉनमी को। ये काम सरकारें, राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती? राज्य सरकारें केवल रोना रोती रहेंगी कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके डेमोक्रेसी खतरे की बात सुन के और उसको कानून बना हुआ है, उस बने हुए कानून के ऊपर उसको थोप देगी। ऐसा कतई उचित नहीं है, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए भी उचित नहीं है, एक फंक्शनिंग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उचित नहीं है, और एक फंक्शनिंग जुडिशरी के लिए भी उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।